मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, डायरेक्टर पृथ्वीराज और लेखक मुरली गोपी की एक फिल्म परसों बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम एल टू एम्पुरान है, जो 2019 में आई लूसीफर का सीक्वेंस है। इस फिल्म की कई बातें हो रही हैं। इस फिल्म को लेकर बड़े पर्दे पर चर्चा भी हो रही है। सब कुछ बहुत अच्छा है। फिल्म में जो क्वालिटी यूज़ की गई है, फिल्म का साउंड, फिल्म का फिक्शन, सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन फिल्म में जिस लिहाज से, जिस तरीके से हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है और झूठ को परोसा गया है, जिस हिसाब से हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा की एक पूरी तस्वीर तैयार की गई है, उसे लेकर अब देश भर में इस फिल्म के खिलाफ, मोहनलाल के खिलाफ और डायरेक्टर पृथ्वीराज जैसे अभिनेताओं और डायरेक्टर्स के खिलाफ आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरी फिल्म कहीं ना कहीं गुजरात दंगों और गोधरा पर आधारित है, लेकिन फिल्म में जब आप देखेंगे तो फिल्म के शुरुआत में ही आपको ऐसी तस्वीर नजर आएगी जो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह फिल्म को एक प्रोपोगेंडा के मकसद से बड़े पर्दे पर ले जाया गया। 2002 का गोधरा कांड हर किसी को पता है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन जब आप फिल्म में देखेंगे तो फिल्म में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आएंगे जिसमें जलती हुई ट्रेन दिखाई गई। इसके बाद दिखाया गया कि कैसे एक मुस्लिम बाहुल इलाके में एक मुस्लिमों के गांव को जलाया जाता है, मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाता है। ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई और इसका कसूरवार फिल्म में किसे दिखाया गया? हिंदू समुदाय को दिखाया गया। लेकिन इस फिल्म में कहीं भी वो तस्वीर नहीं दिखाई गई जो गोधरा कांड की सच्चाई थी। फिल्म में जलती हुई ट्रेन तो नजर आई, लेकिन इस ट्रेन को किसने जलाया, इस ट्रेन को कैसे जलाया गया, ये फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया। और जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आई तो इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। सवाल उठने लगा कि क्या अब सिनेमा का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। मोहनलाल जैसे अभिनेता जो दक्षिण भारत में, जो तमिल फिल्मों में एक बड़े किरदार के रूप में पूजे जाते हैं, उनकी एक अच्छी अपनी पहचान है, अपनी एक फैन फॉलोइंग है, अब क्या हिंदू विरोधी एजेंडे के किरदार बनकर रह जाएंगे? तमाम बातें हैं। और आखिर क्यों ये केरल के अभिनेताओं ने किस मकसद से इस फिल्म को बनाया और किस तरह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? विवेक जी, जो तस्वीर निकल कर आई है फिल्म में, हकीकत कितनी परे है ये हम सभी को पता है। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि हम घूम फिर के साल 2002 में ही आकर टिक जाते हैं, और जब भी कभी राजनीति की बात आती है तो हम उस चेहरे को देखते हैं जो भारत की सत्ता पर 15 साल, मतलब तीसरा टर्म चल रहा है, काबिज है, पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और इसके बावजूद भी आप ये मानिए कि तस्वीर पीछे ही जाती है। कहाँ? उस गुजरात पर, उस गोधरा पर, जहाँ के विकास के लिए, जहाँ के डेवलपमेंट करने के लिए। और उस गुजरात मॉडल की चर्चा न केवल सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, बल्कि विपक्ष भी वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ, गाहे बगाहे, उसकी चर्चा करता है। लेकिन वो जो गोधरा में हुआ वो आप उससे परिचित हैं और उस चीज़ को लेकर सामने आ जाते हैं। तो आप बताइए ना कि हम गोधरा की सच्चाई आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, मैंने देखा भी वहाँ पर। तो ये तस्वीर बार बार बदलती क्यों हो, और क्यों पिक्चर आती हैं और पिक्चर में हिंदू विरोधी जो तस्वीर दिखाई जाती है, ये बड़ा सवालों के घेरे में आ जाता है। देखिए, कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। विक्रांत मैसी इसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर थे। इस फिल्म का नाम था द साबरमती एक्सप्रेस। इस साबरमती एक्सप्रेस में पूरी हकीकत बताई गई थी। हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि आखिर उस रात, उस सुबह 27 फरवरी 2002 की हुआ क्या था। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाता हूँ। 1992 राम मंदिर आंदोलन अपने शबाब पर था। पूरे देश भर में राम मंदिर आंदोलन के लिए लोग एकजुट हो रहे थे। और 2001 आते आते कई हिंदूवादी संगठनों ने एक योजना बनाई थी कि कैसे हम राम मंदिर आंदोलन को तेज करें, और इसे लेकर एक अभियान शुरू किया गया था जिसके 3 चरण थे। इसमें पहला चरण था अभिषेक वगैरह करना, जल वगैरह करना, दूसरा था जप तप करना, और तीसरा था जिसे हम पूर्ण आहुति कहते हैं। इसे लेकर साल 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने फरवरी के महीने में पूर्ण आहुति का एक कार्यक्रम रखा था राम मंदिर में, अयोध्या में। और देश भर के तमाम हिंदूवादी लोग पहुंच रहे थे, संगठनों के लोग पहुंच रहे थे। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, पूर्ण आहुति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात से करीब 2000 कार सेवक 22 फरवरी के दिन 2002 के साल में
राम मंदिर के लिए गए हुए थे, साबरमती एक्सप्रेस से रवाना हुए थे। 26 तारीख को ये कार्यक्रम होता है, 25 तारीख को कार्यक्रम समापन होता है, तमाम लोग वहाँ पर शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं, और इसके बाद 26 फरवरी को उसी ट्रेन पर यानी कि साबरमती एक्सप्रेस पर बैठकर उन्हें वापस आना था। ट्रेन वापस जिस ट्रेन में गए थे अयोध्या से वापस साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद के लिए चलती है, और ये ट्रेन उस दिन अपने वक्त से करीब 5 घंटे देर से पहुंची थी। तो ट्रेन को 26 फरवरी को गोधरा पहुंच जाना था, लेकिन जब गोधरा स्टेशन में ये ट्रेन पहुंची तो 5 घंटे लेट थी। तब ये ट्रेन पहुंचती है 27 फरवरी को सुबह 7:43 में गोधरा स्टेशन में। गोधरा स्टेशन में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। हॉल्ट के बाद 5 मिनट बाद करीब 8 बजे ये ट्रेन 7:50 में करीब ये ट्रेन दोबारा चलती है, और स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर या कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक ट्रेन की चेन पुलिंग होती है, ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुक जाने के बाद इस ट्रेन में जो बताया जाता है इसकी करीब जो तादाद थी लोगों को बैठाने की वो करीब 1300 लोगों की थी, लेकिन लोग काफ़ी मात्रा में थे, करीब 2000 लोग थे, और लगभग तमाम इसमें कार सेवा की थे, जो तीर्थ यात्री थे जो राम मंदिर से लौट रहे थे, कार सेवा कर लौट रहे थे। इस दौरान खबर निकलकर एक सामने आती है, पहले तो एक सामान्य खबर निकलकर सामने आई कि साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई। आग लगने से करीब 59 लोगों की मौत हो गई। वो तमाम 59 लोग जलकर खाक हो गए। किसी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। पहले तो इसे एक हादसे के तौर पर देखा गया, लेकिन जल्द ही समझ में आया कि ये एक हादसा नहीं था, बल्कि ये पूर्ण सुनियोजित साजिश थी। अब इसमें कई सवाल उठे। पहली बात कि वहाँ पर ट्रेन रोकी क्यों गई, ट्रेन की चेन पुलिंग किसने की, ट्रेन पर आग किसने लगाई। ये वो तमाम सवाल थे जिसने ना सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया था। और इस पूरे हादसे पर, इस पूरे साजिश पर गुजरात सरकार की ओर से इसकी जांच करने के लिए एक कमीशन तैयार किया गया, जिसे नानावती कमीशन का नाम दिया गया था। हालांकि इस पर भी पहले विवाद हुआ, क्योंकि जो गुजरात में विपक्ष था उसने कहा कि जो इसमें पहले जज लिए जा रहे थे वो हाई कोर्ट के जज लिए जा रहे थे, लेकिन उनके विवाद पर उनको कहा गया कि ये गुजरात सरकार के करीबी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावती को इस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया, और इन्होंने पूरी जांच की, और 6 साल बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट नानावटी कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता है वो सौंपी। और ये नानावटी रिपोर्ट है जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। ये नानावटी रिपोर्ट बताती है कि कैसे 27 फरवरी 2002 की सुबह 8 बजे 59 कार सेवकों को, जिसमें 27 महिला थी, जिसमें 10 बच्चे थे, जिसमें पुरुष थे, एक बोगी में जलाकर खाक कर दिया गया। बोगी का नाम था S6। इस S6 बोगी में उस वक्त करीब 200 लोग बताए जा रहे थे, लेकिन 59 लोग इसमें मौत के घाट उतार दिए गए। इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया ये भी इस रिपोर्ट में बताया जाता है। घटना कितनी दर्दनाक थी, घटना कितनी विभत्स थी, ये कहीं भी इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। ये कहीं भी मोहनलाल के इस किरदार में नहीं दिखाया गया। एम्पुरन में कहीं इसकी चर्चा नहीं होती है कि कैसे गोधरा स्टेशन पर, गोधरा जगह में कैसे साबरमती ट्रेन को फूंक दिया गया, कैसे S6 के भीतर 59 लोगों को जलाकर खाक कर दिया गया, बेरहमी से बच्चों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। ये फिल्म में छुपाया गया। प्रोपेगेंडा क्या दिखाया गया? प्रोपेगेंडा ये दिखाया गया कि फिल्म में यही नहीं बताया गया है कि आखिर ट्रेन में आग कैसे लगी, यानी कि पूरा यहाँ पर प्रोपेगेंडा है वो हिंदुओं के खिलाफ दिखाया गया। मैं देख रहा था कि जब ये अयोध्या, जो अभी नया नाम हो गया, उसके पहले फैजाबाद नाम था, तो जब वो ट्रेन निकली और यहाँ पर जो तीर्थयात्री हमारे थे, महिला थे, पुरुष थे, कार सेवक थे, जब वो गोधरा के नज़दीक पहुँच रहे थे, मतलब स्टेशन के नज़दीक पहुँच ही गए थे, तो सुबह सुबह का जो वक्त था और ये तमाम चीज़ें जो हो रही थी उसमें सीताराम की जो धुनें बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जब लौटते हैं तो ट्रेनों में हमारे भजन चलते हैं, तो ढोलक तमाम चीज़ें लेकर आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ध्वनि थी, जो सीताराम की ध्वनि थी, जो जयकारे थे, कहीं ना कहीं ये किसी को परेशान कर रहे थे। तो इस तरह से केरोसिन उसमें उड़ेल दिया गया। पूरी रिपोर्ट जो है, ये तमाम चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई। विभिन्न रिपोर्ट बनी हैं, सबके अलग इसमें तत्व हैं। और इसमें जिस तरह से
बातें निकली हैं कहीं ना कहीं सस्पेंसियस भी है कि है क्या, हकीकत क्या है। और इसके बाद ये जो नई फिल्म हम देख रहे हैं, मलयालम फिल्म देख रहे हैं, वहाँ पर तस्वीर बिल्कुल पलट के बता तो देना। फिल्म में तो ये दिखाई नहीं गया, एम्पुरान में तो ये बताया नहीं गया। हालांकि हम यहाँ पर फिल्म क्या है इस पे चर्चा नहीं करनी, लेकिन फिल्म में अगर हकीकत को नज़रअंदाज ही कर दिया गया है और फिल्म में ये दिखाया जा रहा है, तो सीधे तौर पर एक एंटी हिंदू तस्वीर आपकी निकल कर सामने आ रही है। आप हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं फिल्म में। और जो अगर हम 2004 में यूपीए सरकार ने जो एक कमीशन तैयार किया था, बनर्जी कमीशन, उमेश बनर्जी कमीशन, उसमें भी यही बात की गई थी कि गोधरा एक हादसा है। हालांकि इसके खिलाफ जब याचिका लगी तो याचिका में इसे इस पूरी कमेटी को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। जाहिर सी बात है कि उस वक्त रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे और उन्हें एक विशेष दल को, एक विशेष वोट बैंक को, एक विशेष समुदाय को खुश करना था और वो चाहते थे कि इस पूरे कांड को, इस पूरी साजिश को हादसा बता दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। नानावटी कमीशन पे भी कई सवाल उठे, लेकिन नानावटी कमीशन ने जो तथ्य दिए थे, और सिर्फ नानावटी कमीशन ही नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि आग असल में लगी कैसे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये था कि आग लगी कैसे। ये आग ना तो शॉर्ट सर्किट से लगी थी, गोधरा पूरा जो कांड हुआ, जो साबरमती एक्सप्रेस का S6 की बोगी थी, जो डब्बा था, उसमें ना तो आग प्राकृतिक तरीके से लगी, बल्कि ये आग एक 60 लीटर ज्वलनशील पदार्थ से लगाई गई थी, जो इकट्ठा किया गया था एक रात पहले अमन गेस्ट हाउस में। इस पूरी साजिश में अमन गेस्ट हाउस जो स्टेशन से करीब था, जिसका मालिक रज्जाक कुरकुर था। इसमें आप 4 जो नाम है, बार बार आपको मैं याद दिला देता हूँ। एक मौलाना उमर था, दूसरा रज्जाक कुरकुर था, एक सलीम पान वाला था और एक नौनी मियाँ था। इन तमाम लोगों ने साजिश की। इन तमाम लोगों ने एक रात पहले यहाँ पर पूरा प्लान तैयार किया। पेट्रोल पंप में जाकर ये केरोसिन लेकर आते हैं, पेट्रोल लेकर आते हैं, और फिर अगली सुबह पूरा सुनियोजित प्लान था। इस प्लान के तहत इस पूरे गोधरा कांड को अंजाम दिया गया। और ये जो इलाका था, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था, एक बस्ती थी, जहाँ पर जो मौलाना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उमर की बात कर रहा हूँ, ये तबलीगी जमात, ये देवबंदी मुस्लिम आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जो इस पूरी साजिश में पाया गया था। तो ये तो पूरी तरह से एक सुनियोजित तैयारी थी। और हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है और S5 और S6 को ही टारगेट किया जाता है। मतलब पहले से ही पता था, टाइमिंग पता थी, चैन खींचना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, कौन सवार हुआ वहाँ पर, क्यों रोकी गई ट्रेन, और इसके पहले क्यों रोकी गई, एक जो गंतव्य होता वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची गई, और एक विवाद को जन्म क्यों दिया गया, ये तमाम चीज़ें जो निकल के आई है रिपोर्ट में बताया गया। जैसे कई लोग बोलते हैं, अपने जो दूसरे जो पक्ष होते हैं वो बात करने लगते हैं कि दुर्घटना थी। तो दुर्घटना कैसे हो सकती है, कैसे मामले और इतना केरोसिन, इतना जो ज्वलनशील पदार्थ वहाँ पर कैसे इकट्ठा हो सकता है। शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना थी नहीं। आप जानते हैं कि स्टेशन के नज़दीक कभी कोई ट्रेनें आती तो ऐसी संभावना होती नहीं, ये आप भी जानते हैं। तो रिपोर्ट ने सच साबित किया। और स्टेशन के पास आते समय ट्रेन की गति वैसे भी धीमी हो जाती है। जब स्टेशन पहुंचने वाला है और आसपास किसी को उतरना नहीं है, तो धीमी कैसे हो जाएगी। पूरे मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने करीब 94 लोगों की चार्जशीट बनाई गई थी और इसमें 31 लोगों को दोषी पाया गया था, जिन्हें सजा सुनाई गई थी। इसमें से 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब इसमें आपको मैं नाम पढ़कर सुनाता हूं कि वो कौन से दोषी थे जिन्हें ये सजा सुनाई गई, और इसके बाद आपको पूरी तस्वीर समझ में आएगी कि इसके दोषी कौन थे। 31 दोषियों के नाम हैं: हाजी बिलाल, रज्जाक कुरकुर, ये रज्जाक कुरकुर वेंडर था जो गोधरा स्टेशन पे काम करता था, जो अमन गेस्ट हाउस था ये उसका मालिक था। शौकत पिटादी, सलीम जारदा, जबीर बिनियान बेहरा, अब्दुल रऊफ, यूनिस घड़ियाल, फारूक गाजी, शोएब बदाम, सलमान पिर, जंबूरा, बिलाल टीडो, बिरयानी, रज्जाक कुरकुर, सादिक बदनाम, मोहम्मद पोपा, रमजानी बोहरा, हसन चरखा, मोहम्मद चांद, मोहम्मद हरीफ भन्ना, मोहम्मद हसन, शौकत बबीनो, शोएब कलंदर, सिद्दीक मोरा, अब्दुल सत्तार, अब्दुल रऊफ, इस्माइल सवाली, सिराज वाडा। लिस्ट है। और ये वो नाम है जिन्होंने गोधरा कांड को अंजाम दिया था।
ये वो नाम हैं जिन्होंने 59 कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया था, S6 में उन्हें जलाकर खाक कर दिया था, 27 महिलाओं को इन्होंने राख में तब्दील कर दिया था, 11 बच्चों को इन्होंने सुपुर्द खाक कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। ये वो नाम है, ये है वो दोषी। और साक्ष्य फिल्म में है, इनकी इसमें चर्चा क्यों साक्ष्य नहीं है, की गई? साक्ष्य है इसमें, गवाह है इसमें, तमाम एविडेंस ये अदालत है, ट्रायल है, ट्रायल चलने के बाद ये रिजल्ट निकल के सामने आया है। मोहनलाल की फिल्म में इस पर चर्चा नहीं की गई, क्यों? अगर इस पर चर्चा हो जाएगी, मोहनलाल की फिल्म में यह दिखा दिया जाएगा, तो एक विशेष समुदाय उनसे खुश नहीं होगा। तो पूरी तरह से ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा पर आधारित फिल्म है और इसे लेकर अब विरोध भी होने लगा है। गांव में तो दिखा रहे हैं, एक बच्चा घूम रहा है गांव में तो दिखा रहे हैं, और उसके कारणों को आप बता रहे हैं कि ये कारण, वो बच्चा आकर बताता है कि हिंदुओं ने मेरे पिता को मार दिया। आप ये दिखाने के तैयार हैं। तो वो वहां पर जो कार सेवक तो जय श्री राम के जयकारे लगाते आ रहे थे, उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको आप क्यों नहीं शामिल करते? जी देखिए, गोधरा जो कांड हुआ है वो चंद मिनटों पर उस पर चर्चा संभव ही नहीं है। अगर इस पर चर्चा की जाएगी तो जो परतें खुलेंगी उस पर बात करने के लिए सरकारें बचाते आई हैं, सरकारें वोट बैंक जिनके ये बचाते आई हैं, इसका खुलासा ना होना पाए, ये लगातार होता है। अच्छा, अब तस्वीर क्या बन रही है? अब लोग इस फिल्म के बचाव पर यह भी कह रहे हैं कि जब द केरला स्टोरी सामने आई तो जो राइट विंग थी वो बहुत खुश हुई। केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया था, जिस लिहाज से लव जिहाद का पूरा एक वहां पर आडंबर था, लव जिहाद को बनाकर कैसे आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे, ये केरला स्टोरी में दिखाया गया। अब उसके जवाब में कहा जा रहा है कि ये एम्पुरान आई है, लेकिन एम्पुरान में हकीकत कहीं ना कहीं कोसों दूर है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म को ना सिर्फ विरोध झेलना चाहिए, बल्कि इस फिल्म को पर्दे से भी उतार देना चाहिए। स्टोरी में भी तो यही हुआ। केरला स्टोरी में एक धर्म के प्रति प्रेम दिखाया गया। केरला स्टोरी में यही बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से एक धर्म के प्रति घृणा फैलाई जाती है और किस धर्म को एक महान धर्म बताया जाता है, उस महान धर्म पे कन्वर्ट होने के लिए प्रयास किया जाता है। महिलाओं को बरगलाया जाता है कि आप विवाह कर लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए। क्या बताया गया था केरला स्टोरी में? तो कहीं ना कहीं एक हिंदू विरोध जहां मिल जाए वो करने की कोशिश की जाती है। केरला स्टोरी ने सच्चाई बताई कि उस सच्चाई में क्या निकल कर सामने आ रहा है और हो क्या रहा है, कि किस तरह से महिलाओं को लव जिहाद में फंसाया जाता है। और यहाँ पर आप जो यथा स्थिति थी आपको दिखाने की बात है, सिर्फ एक पार्ट को आपने जो 2002 की घटना के बाद हुआ जो बताने की कोशिश की गई, जिसके बारे में तथ्य भी मौजूद नहीं है, और आप टारगेट भारत की सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री को करना चाहते हैं। इतना समय व्यतीत हो गया, इतना समय बीत गया, लेकिन आप वहीं पर खड़े हैं। कब तक ये विपक्ष का चलाया एजेंडा, मैं मानता हूं कि कब तक चलेगा और कब तक ये 2002 की बातें होती रहेंगी, जिसमें सभी कुछ क्लीन चिट मिल चुका है, तस्वीर साफ है, फिर भी उसी के सहारे हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म के जरिए बस घृणा के जो भाव होते हैं फैलाने की कोशिश की जाती है और एक वर्ग को खुश करने की लगातार इस फिल्मों के जरिए की जा रही है। तो इस फिल्म पर समीक्षा हो रही है और जो समर्थक विरोध, मुझे लगता है कि विरोध बस यहाँ पर काफी नहीं होगा। इस फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड को, इस फिल्म के खिलाफ लोगों को एकजुट होना होगा और इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठानी होगी कि भाई आप सिनेमा का इस्तेमाल सौहार्द को बिगाड़ने के लिए मत कीजिए। एक शांति प्रिय जो हमारा एक सनातन धर्म है, जो उसके अनुयायी हैं, उनकी मानसिकता को आप एक अपने तरीके से दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।